हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीवाई बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका सेकंड चैप्टर है, दैट इज़ हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरली हम जब बच्चों बात करते हैं तो उसमें आते हैं तीन टॉपिक। यानी हम बात करेंगे एजुकेशन, एक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ऐसा सिस्टम जो हर एक को सेटिस्फाई करे, स्पेशली टू अ पुअर एंड वीकर सेक्शन। यानी सबके लिए वो एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल हो, आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट या एट लो कॉस्ट। या दूसरा इसमें हमेशा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है, वो है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। अब अगर हमारे इकोनॉमी की ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्थ अच्छी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, तो बट नेचुरल प्रोडक्टिविटी लेवल वो भी बढ़ेगा। थर्ड है फैमिली वेलफेयर, यानी हमारी इकोनॉमी के पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ताकि हम अपने इकोनॉमिक ज़रूरतों को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकें। तो चलो बच्चों, हम इस चैप्टर के जर्नी को स्टार्ट करते हैं और उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। ना बच्चों, जब हम बात करते हैं हर एक देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, हर देश चाहता है कि उसका देश बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी करे, डेवलपमेंट भी करे और एक अच्छी कॉम्पिटिटिव लेवल को अचीव करे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है बच्चों? उसके लिए ज़रूरी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक रहता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा रहता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहा बच्चों मैंने? फर्स्ट वन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा कहा मैंने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ जब हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत सालों से हर इकोनॉमिस्ट ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इम्पोर्टेंस दिया और हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, प्रोग्राम में, पॉलिसीज़ में हमने कोशिश की वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। नॉट ओनली इम्प्रूव करना, लेकिन उसको और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक एरिया में प्रोवाइड करना। यानी हमारा चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में मदद कौन करता है? हमारा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहें, सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है, कम्युनिकेशन सेक्टर कहें, बैंकिंग सेक्टर कहें, मार्केटिंग है, वेयर हाउसेस है, या हमारे वाटर सर्विसेज हैं, या हम लोग एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सिस्टम को देखते हैं। ये सब हमारे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन ये फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हमने इनिशियली सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत इम्पोर्टेंस दिया बच्चों। लेकिन जब आपका टाइम बदला, हमारी इकोनॉमिक चेंजेस जब हमने काफ़ी ऑब्ज़र्व की, तो कुछ समय के बाद हमने एक पॉइंट नोटिस की और वो ये था कि हमारी इकोनॉमी में फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट और बढ़ेगा। यानी हमारी इकोनॉमी में एजुकेशन सिस्टम को फोकस करना, दैन हेल्थ केयर सिस्टम को फोकस करना और फैमिली वेलफेयर को ग्रो करना। इससे क्या होगा? इससे हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि जब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्राम्स भी आते हैं, पॉलिसीज़ भी रहते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस इन्वॉल्व की जाती हैं, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, डिफरेंट नेटवर्क फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सबका मेन एम ये रहता है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। ये मेन मकसद है हमारे इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि वंस यू विल हैव रिच ह्यूमन कैपिटल, और वो भी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, तो बट नेचुरल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो अचीव होगी ही होगी। बच्चों, आप डेवलप कंट्रीज़ देखो,
वहाँ पे लिटरेसी रेट आपको 100% दिखाई देता है। नॉट ओनली लिटरेसी रेट, लेकिन उनका हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बहुत अच्छी है, देन पर कैपिटा इनकम वो बहुत हाई है, क्योंकि वंस दे आर एजुकेटेड, उनका स्किल जो है वो काफ़ी हाई रहता है, तो दे विल गेट द बेटर पे जॉब, तो उनका पर कैपिटा इनकम वो भी ज़्यादा दिखाई देता है। इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो भी हाई देता है, वो भी हाई दिखाई देता है। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख रहे हैं, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज। कहाँ की ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। नाउ जनरली हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि ये टीवाई का जो हम लोगों ने ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर चालू किया है, तो हमने ये जर्नी शुरू की है कि आफ्टर 1991 के बाद, क्योंकि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड द 1991, और उसमें भी हमने देखा कि ये प्रॉब्लम्स आए तो उसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, और उस पॉलिसी के थ्रू हमने बहुत से रिफॉर्म, बदलाव, चेंजेस हमने लाए। चाहे वो बदलाव हमने पब्लिक सेक्टर में हमने रिफॉर्म लाया विद द हेल्प ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, 3 मंत्रास हमने देखे, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, यानी LPG, तीनों देखा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो हम लेके आए। उसमें हमने पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म किया, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म किया, बदलाव किया, चेंजेस किया, फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म लेके आए, इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आए। तो ये चेंजेस हैं जो हम लेके आए, लेकिन उस चेंजेस ने, जो वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो लेके आए, उस चेंजेस में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि उसने प्रोवाइड तो किया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट तो किया, लेकिन किसको? जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे, जो स्किल्ड पीपल थे, जो एजुकेटेड पीपल थे, जो रिच पीपल थे, उनको सपोर्ट किया। लेकिन जो वीकर सेक्शन थे, जो पुअर सेक्शन थे, जो अनएजुकेटेड थे, उनको वो बेनिफिट नहीं मिला, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आया। आजकल हर इकोनॉमिक प्लानिंग जब बनाया जाता है तो उसका मेन एम क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ग्रोथ विद इक्विटी, यानी हमें अपनी इकोनॉमी में इनकम बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, आउटपुट बढ़ानी है, यानी वो सबके लिए होना चाहिए, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन, पुअर सेक्शन, उनके लिए भी होना चाहिए, सबको वो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि क्या है ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने कैसे प्रोवाइड किया, क्योंकि 1991 की पॉलिसी के दौरान हमने देखा ये कुछ आपके सेक्शंस को उतना सपोर्ट नहीं कर पाया, तो हमने अपने हेल्थ सेक्टर को काफ़ी बढ़ाया। नॉट ओनली दैट, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, हमारी इंडिया क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी, बराबर बच्चों, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अब जब हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं तो पब्लिक सेक्टर में क्या है? एक तो जॉब सिक्योरिटी प्लस सोशल वेलफेयर, काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपके गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छा फाइनेंस जो है वो स्पेंड करती हैं। जैसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं जिसमें काफ़ी पीपल को जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है वाइल प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। या अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं तो प्राइमरी हेल्थ आपका एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, टेक्निकल कॉलेजेस, ये सब, या हेल्थ सेक्टर देखें, या फैमिली वेलफेयर हम लोग प्रोग्राम देखें, सब में आपके गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी इन्वॉल्वमेंट है। तो गवर्नमेंट ने हमेशा आपके इस फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है, सोशल वेलफेयर भी प्रोवाइड किया, लेकिन 1991 के प्रोग्राम के बाद ये जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ बाय डिसइन्वेस्टमेंट, बाय प्राइवेटाइजेशन, तो वो चेंज हुआ, यानी कुछ सेक्टर्स तो उससे अफेक्टेड हुए। तो पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला हमें दिखाई देता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई देता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है, वेयर हाउसिंग है, या बहुत सारे वाटर और एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है विच सपोर्ट द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग यानी आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमारे प्रोवाइडिंग सर्विसेज यानी सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। लेकिन जब हम बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारा पूरा जो हमारे इस चैप्टर की जर्नी है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही डिपेंडेंट है बच्चों। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब
इट मीन्स क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़। ये वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं दैट सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ सोशल सर्विसेज टू पीपल। यानी हमारे जो पूरी इकोनॉमी है वहाँ के लोगों को कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे मैंने क्या कहा, ये पूरा चैप्टर का नाम जो है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम 3 कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 एजुकेशन, और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा कि एजुकेशन के लिए हमारे इकोनॉमी में कौन से गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो फॉलो किए, और थर्ड होगा हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम्स जो है वो किए हैं। तो हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जर्नी 3 पार्ट्स में होगी। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? इट मीन्स क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़। हम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो सपोर्ट करते हैं डिलीवरी ऑफ सोशल सर्विसेज टू द पीपल। यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उन्हें बेटर बनाना, उन्हें इंटेलेक्चुअल बनाना, उन्हें स्किल्ड बनाना, उन्हें एफिशिएंट बनाना, उन्हें टैलेंट बनाना, ये मेन काम है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ना सिर्फ टैलेंटेड और एफिशिएंट बनाना, लेकिन उन्हें हेल्दी भी बनाना ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जिए और वो हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएँ। अच्छा, फिर हम देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। जब हमने अपनी इकोनॉमी में 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लेके आए, तो मैंने कहा हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म आया, बदलाव आया, चेंजेस आया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में उस तरह की सिचुएशंस थी कि बहुत सारे फिजिकल इम्बैलेंसेस हमने देखे थे, या बीओपी जो था वो भी हमारा डिसइक्विलिब्रियम था, इन्फ्लेशनरी रेट बहुत ज़्यादा था। तो हमने डिमांड साइड भी एडजस्टमेंट किया और सप्लाई साइड भी हमने, जैसे कहा पब्लिक सेक्टर जो है उसमें रिफॉर्म लेके आए, बैंकिंग सेक्टर उसमें हमने चेंजेस लाया, इंश्योरेंस सेक्टर उसमें बदलाव किया, या हमने फाइनेंशियल सेक्टर उसमें बदलाव, कैपिटल मार्केट उसमें हमने चेंजेस लाए। तो ये बदलाव आए हैं जो हमारी इकोनॉमी में दिखाई दिए। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंक्लूड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इट इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। प्राइमरी हेल्थ केयर वो भी हमारे इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, और बहुत सारे उसके हेल्थ केयर सेंटर्स, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट की बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, ये बनते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा। क्या क्या आते हैं बच्चों इसमें? इसमें प्राइमरी आपका एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, बहुत से टेक्निकल और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, और फैमिली वेलफेयर सर्विसेज है। ज़्यादातर इनमें क्या होता है, गवर्नमेंट की फंडिंग रहती है और गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। नाउ जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इक्विटेबल ग्रोथ ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए सबके लिए। ऐसा नहीं कि हाल सिर्फ जो बेनिफिट है वो कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स को मिले। जैसे मैंने कहा कि जो स्किल्ड थे, जो एजुकेटेड थे, जो रिच पीपल थे, उनको बेनिफिट मिले। लेकिन जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं तो इंटरनली इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। जितने भी वीकर सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, सबको इनकम और एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसी के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आने वाले इस जर्नी में। दैट इज़, जैसे हम देखते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है गवर्नमेंट ने चालू किया, वो रूरल एरियाज़ में अलग, अर्बन एरियाज़ में अलग। और स्पेशली ये तो आपकी जनरेशन ने बच्चों ऑब्जर्व भी किया। आपने देखा हमारी इस इकोनॉमी में जब कोरोना का प्रॉब्लम आया, इतना हमने पेंडेमिक को जब फेस किया, तो आपने देखा किस तरह से हमारे इस हेल्थ केयर सेंटर ने इतने इनिशिएटिव बेस्ट लिए कि इतने जो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज़ थी वो इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से फेस नहीं कर पाई, जबकि हमारी इंडिया जो डेवलपिंग इकोनॉमी थी, लेकिन उनके हेल्थ केयर सेंटर्स और हमारे जो इनिशिएटिव्स थे तो वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हम इस पूरे डिसीज़ को ओवरकम कर पाए।
तो इसके लिए हेल्थ केयर रिलेटेड हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको बचाना, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये हमारे लिए एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल है, उन्हें बचाना है, उन्हें इम्प्रूव करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट फॉर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 वो पास किया, यानी हर एक के लिए कंपलसरी फ्री एजुकेशन देना ज़रूरी है। या अगर हमें रोज़गार देना है, इनकम देना है, मैंने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया ताकि सबको जॉब जो है वो मिले। यानी इस तरह की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स डालती है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स द इक्विटेबल ग्रोथ ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बट लेकिन जब 1991 का वो प्रोग्राम आया तो उसने हमारे इस इंक्लूसिव ग्रोथ में थोड़ा एडवर्सली नेगेटिवली इफेक्ट किया। किस तरह से बच्चों, जैसे फर्स्ट हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। हमने देखा कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हमारे इस एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में वो बढ़ गया। गवर्नमेंट का रोल कम हो गया, पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो गया। अब आप बताओ, जब प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो पुअर पीपल, वीकर सेक्शन कैन नॉट अफोर्ड इट, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, तो आप देख सकते हो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होता है, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, जो इवन मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो अपर मिडिल क्लास एंड द रिच पीपल दे ओनली अपने बच्चों को अपने इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में भेज पाते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना, या हेल्थ सेक्टर यानी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल का ओपन होना, तो आपको मालूम है वहाँ बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं, और जिसमें आप देख सकते हो कि वीकर जो पीपल है वो इस तरह के अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डिसीज़ के लिए वहाँ पे जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो कॉस्टली है। तो इसके लिए इस तरह के प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। नेक्स्ट है ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन मेनी सर्विसेज, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, इट कैन बी परचेज एट मार्केट प्राइस। आप उसको मार्केट प्राइस पे परचेज कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, वो कॉस्टली है। तो ओनली फ्यू रिच पीपल, फ्यू जो सेक्शंस है, जो हायर इनकम ग्रुप है, दे कैन अफोर्ड इट। तो ये हमारा सेकंड इफेक्ट वहाँ पे देखा। यानी यहाँ पे हम लोग जब मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी देखते हैं तो यहाँ पे क्या हमें इंक्लूसिव ग्रोथ दिख रहा है? नहीं, ये इक्विटेबल ग्रोथ नहीं है। ओनली सम सेक्शंस जो है हमारी इकोनॉमी के, जो काफ़ी रिच हैं, जिनका अर्निंग पावर अच्छा है, या स्किल्ड है, या एजुकेटेड है, उनको सिर्फ ये बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट है, दैट इज थर्ड, हमने देखा गवर्नमेंट रिड्यूस सब्सिडीज़। क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने गवर्नमेंट का जब रोल कम हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ भी कम हो गई एंड सपोर्ट सोशल सेक्टर। और जो सोशल सेक्टर्स के काफ़ी हिस्से थे उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट जो जाता था, दैट इज़ ग्रांट जाता था, एड जाता था, वो भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हमने डिसइन्वेस्टमेंट के चैप्टर में बच्चों पढ़ा है। तो ये भी गवर्नमेंट ने किया आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसने हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ को नेगेटिवली हर्ट किया। देन नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्रीज, यानी जब पब्लिक सेक्टर का रोल कम होगा, आपने देखा बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो रिजर्व थी फॉर पब्लिक सेक्टर, अभी डी रिजर्वेशन चालू हो गया, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। तो जो हमारा फॉर्मल सेक्टर था उसमें जो हमारी जॉब सिक्योरिटी थी वो कम होना शुरू हो गई। तो जॉब सिक्योरिटी इन द फॉर्मल इंडस्ट्रियल सेक्टर इट हैज़ बिन डिक्रीज, वो कम होना शुरू हो गया ड्यू टू रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। और रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यानी बच्चों हम क्या देखते हैं वहाँ पे, हम देखते हैं दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। अब वो डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी इकोनॉमी में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी बढ़ गया। तो फॉर्मल एरियाज़ में जॉब कम हो गई, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी बढ़ गया। नाउ इनफॉर्मल जॉब्स जो हैं उनका लेवल बच्चों काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया।
जहाँ पे मैंने कहा स्किल्ड, टैलेंटेड, एजुकेटेड जो लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो था वो इनफॉर्मल सेक्टर में मिलने लगा। तो इनफॉर्मल जॉब्स इंक्रीज, वो बढ़ने लगी इन प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन ये फिर से मैं कहूँगी ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, सम सिलेक्टेड सेक्शंस को बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट जो है दैट इज अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नेप ऑफ 1991, जो हमारे शेड्यूल कास्ट है यानी एससी, शेड्यूल ट्राइब है एसटी, या अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी, या वुमेन्स हैं उनके लिए स्पेशल सीट्स नहीं रखी गई, या जो हमारे रिलीजियन माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई भी रिजर्वेशन कोटा का बेनिफिट नहीं मिला। तो दे आर नॉट गेट मच एडवांटेजेस फ्रॉम दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये भी उनको डिफ़िकल्ट लगने लगा टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी, यानी वो इकोनॉमी में कैसे ग्रो करें, उनके लिए प्रॉब्लम था। अभी शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी पुअर, अब उनके पास एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं होगी, तो हाउ दे विल गेट द बेटर जॉब, बट नेचुरल दे विल रिमेन पुअर ओनली। इसके लिए हमारी इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि पॉवर्टी का बेसिक रीज़न ही पॉवर्टी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे कैन नॉट प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रेन, वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, इसके लिए बेटर जॉब जो है उन्हें नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए हमारी इकोनॉमी में इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने हमारे एससीज़ को, एसटी को, ओबीसी को या वुमेन्स को या हमारे जो बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। नेक्स्ट था दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ बेनिफिटेड मच, किसको बेनिफिट मिला, जो एजुकेटेड पर्सन्स थे, जो स्किल्ड थे, जो टैलेंटेड थे, या जो रिच पीपल थे, उनको ही बेनिफिट मिला, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन वो काफ़ी सारे सेक्टर्स में वो इन्वॉल्व हो गए। नाउ दे गॉट मोर बेनिफिट इन दैट, लेकिन सिर्फ मैंने क्या कहा फ्यू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, इक्विटेबल ग्रोथ नहीं हुआ। नेक्स्ट है दैट इज ग्रोथ ऑफ मार्केट्स एंड इकोनॉमी वॉज नॉन इंक्लूसिव, वो नॉन इंक्लूसिव था। देखो इसके लिए हमने कहा कि उस समय हमें वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं दिखा, नॉन इंक्लूसिव, विच रिजल्ट्स इन पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना ज़रूरी है, यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम उसे स्ट्रॉन्ग करना, हेल्थ केयर सिस्टम उसे स्ट्रॉन्ग करना और फैमिली वेलफेयर की सर्विसेज को प्रोवाइड करना। इससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा, तो ओवरऑल हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं। जैसे पहला है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम जब देखते हैं देश को आगे बढ़ाना है, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में देखो जब हम नाम लेते हैं तो पहला क्या आता है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड, मार्केट। लेकिन मैंने पहला क्या कहा बच्चों, मैन, ह्यूमन पावर। हमारा जो मैन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए ताकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो। और आपको मालूम है हम HDI का जो इंडेक्स निकालते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर जो निकालते हैं, जो एक कंपोजिट स्टैटिक्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये जो हम लोग HDI निकालते हैं तो उसमें 3 हमें चाहिए कैलकुलेशन। पहला क्या है, हमारी इकोनॉमी में लिटरेसी रेट कितना है यानी एजुकेशन। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है वो चाहिए। थर्ड पर कैपिटा इनकम यानी हमारी इकोनॉमी का क्या है। तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी इकोनॉमी का क्या मिलता है, HDI लेवल। तो जब हमारी इकोनॉमी को हमें ग्रो करना है तो पहले ह्यूमन पावर को बढ़ाना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ विदाउट ह्यूमन रिसोर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जितना ह्यूमन डेवलपमेंट का ग्रोथ होगा उतना आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किससे बनती है, ह्यूमन रिसोर्सेज से। हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज वो पावरफुल है, वो एजुकेटेड है, वो स्किल्ड है, वो टैलेंटेड है, तो हमको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। तो इसके लिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्योरली डिपेंड अपॉन ह्यूमन
डेवलपमेंट। नाउ दैट मीन्स, और वो डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी विथ एजुकेशन, विथ स्किल डेवलपमेंट, बहुत अच्छी हेल्थ हो, हमारी हेल्थ केयर जब वो अवेलेबल होती है, वो भी एट लो कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अवेलेबल है, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो रहता है वो बहुत हाई रहता है। तो इट कैन बी इजीली पॉसिबल। ओके बच्चों, तो पहला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है? हमारा देश आगे तब बढ़ सकता है जब हमारे इकोनॉमी में बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो, अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज हो और फैमिली वेलफेयर की सर्विसेज को हम अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें दे सकते हैं। और ये सब चीज़ें पॉजिटिव हम मोस्टली कहाँ देखते हैं? जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वो हमें पॉजिटिवली दिखती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारे बेटर एजुकेशन सिस्टम से, एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम से, और अगर उसमें भी हमारी अगर फैमिली वेलफेयर अगर हम लोग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारे इकोनॉमी में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, सुपीरियर रहता है। यानी एक हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो वैरायटी ऑफ देयर चॉइसेस प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं विथ हायर इनकम, यानी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या रहेगा बच्चों? हाई रहेगा। तो इसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है? इट मीन्स द स्टेट ऑफ यानी लेवल ऑफ जनरल वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी। हमारे ओवरऑल हमारे इकोनॉमी का, हमारे बिजनेसमैन का, हमारे सोसाइटी का ओवरऑल वेल बीइंग क्या है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। इट कैन बी इम्प्रूव्ड। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ? वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग द बेटर एजुकेशन टू अवर पॉपुलेशन। अच्छे हेल्थ केयर जब सिस्टम उन्हें देंगे तो हमारी इकोनॉमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ेगा। जो मैंने कहा आप बच्चों ने ऑब्जर्व किया और आपने देखा वो कोरोना के समय किस तरह से हमारी सिचुएशन थी। जब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा था, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा था, तभी तो हम ऑनलाइन मिल पाए बच्चों। हमने ऑनलाइन अपने को एक दूसरे को कांटेक्ट किया और उस तरह से बच्चों को एजुकेशन हमने इम्पार्ट की। whatever we that knowledge is we were providing within the four walls of our schools and colleges, now the same knowledges will be provided with the modern technology। हमने प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव था, अपग्रेड था, इसकी वजह से हम आप तक पहुंच पाए। या हेल्थ केयर हमने देखा, उन्होंने हमको बहुत अच्छी जो है वो मेडिसिन्स दी, बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशंस दिया, तो देखो हमने अपनी पॉपुलेशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? इट इज़ वेरी गुड बिकॉज ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं। तो बट नेचुरल हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रांग है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा रहेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। जो मैंने कहा यूनाइटेड नेशन ने डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था, UNDP ने एक प्रोग्राम बनाया था कि हर कंट्री का जो HDI इंडेक्स है उन्हें मेजर करना चाहिए। और जब हम मेजर करते हैं तो उसमें यही 3 चीज़ें मैंने कहा, लिटरेसी रेट, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम, ये कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 से तो HDI मिलता है। अब वो HDI वैल्यू अगर 0.8 से ज़्यादा है तो वो क्या रहता है? हाई HDI है। अब इंडिया उसमें नहीं है, हम मीडियम है, हम हाई में नहीं है लेकिन मीडियम है। अगर मैं 2018 का रिज़ल्ट बताऊं बच्चों, जो आपके ही टेक्स्ट बुक में भी सेम आप यूज़ करते होंगे कॉलेज में, क्योंकि 2080 का अगर हम पोजीशन देखें तो उसमें काफ़ी अच्छा HDI का रिपोर्ट जो था वो UNDP ने बनाया था, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो 189 कंट्रीज़ का पूरा रिपोर्ट लिया था, तो उसमें इंडिया जो थी वो 130 रैंक पे थी। और हमारा जो HDI लेवल था यानी वो पॉइंट रैंकर था 0.64, यानी 0.5 से ऊपर हम देखते हैं मीडियम, 0.8 से कम और 0.5 से ज़्यादा तो वो मीडियम आ जाता है। अगर 0.5 से भी अगर कम हो गया तो वो तो लो लेवल का HDI आ जाता है। लेकिन हम लोग मीडियम पे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है and slowly and gradually we will try to come under the high HDI
ग्रुप। इसके लिए हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट विदाउट द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी SI मैंने लिखा है, विदाउट द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। जब तक हम अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छा आप हेल्थ केयर सिस्टम नहीं दोगे, अच्छी सर्विसेज नहीं दोगे, तो हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। आज बच्चा किसी भी हॉस्पिटल में, भले वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, भले रूरल एरियाज़ में पैदा होता है, तो उसके साथ पैदा होने के साथ ही आप देखते हो उन्हें वैक्सीनेशन दी जाती है। अगर उस बच्चे के उसमें डिलीवरी के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो भी जो बेस्ट पेडियाट्रिशियन है वो भी वहाँ अवेलेबल होते हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल होती हैं। ये सब किसके लिए? ताकि हमारे इकनॉमी का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़े, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाए। तो विदाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है बच्चों, वो डेफिनेशन भी दिया है बच्चों कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्सपांडिंग यानी इंक्रीजिंग पीपल्स चॉइस, यानी हमारे टेस्ट प्रेफरेंस चॉइस उन्हें बढ़ाना, एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि जब हम एक अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट देखते हैं तो हम लोग अपने बहुत से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने चाहते हैं विथ द मैक्सिमम इनकम। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो हमारे डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको सेटिस्फाई भी हम ज़्यादा करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है कि फॉर एक्सपांडिंग पीपल्स चॉइस, हम बहुत सारी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो अपने लाइफ में डिमांड करते हैं और उन्हें सेटिस्फाई भी करते हैं, एंड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके बच्चों, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट भी ओनली विद द हेल्प ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ पॉसिबल, इतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हायर एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस मीन्स एम्बिशंस, डिज़ायर्स, यानी हम अपने लाइफ में बहुत सारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। हर कोई एम्बिशियस होते हैं और हमारे एस्पायरेशंस जो रहते हैं, डिज़ायर्स जो रहते हैं, बहुत सारी अपने लाइफ में फुलफ़िल करना चाहते हैं। वो तब पॉसिबल है जब आप हाईली एजुकेटेड हो, अच्छे नॉलेजेबल हो। अच्छे एजुकेटेड रहेंगे तो आपकी इनकम लेवल भी वैसे ही रहेगी। इनकम लेवल अच्छे है तो आपकी जितने डिज़ायर्स हैं वो आप अपने थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लाइफ में अचीव करने की कोशिश करेंगे। पूरा जो हमारा जो बास्केट रहता है, बास्केट यानी हम उसमें बहुत सारे डिज़ायर्स जो हैं वो सोच के रखते हैं कि पहले ये हमें सेटिस्फाई करना है, फिर ये करना है। यानी हम अपने लाइफ को पूरा डिवाइड करके रखते हैं कि अप टू दिस एज हमें ये कवर करना है, फिर इस एज के बाद ये घर लेना है, फिर इस एज के बाद हमें ये सब करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये सब हायर एस्पायरेशंस होते हैं। ये तब पॉसिबल है जब आपका नॉलेज एकदम हाई हो, बेस्ट हो, आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा हो। तो ये सब चीज़ें हायर एस्पायरेशन भी पॉसिबल है। यानी पीपल वांट्स बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी वो चाहते हैं हम भी अच्छी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें, प्लस सामने से हमें सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे या प्राइवेट सेक्टर दे वो भी हमें अच्छी सर्विसेज दे। यानी थ्रू आउट द लाइफ एक जो पढ़ा लिखा इंसान रहता है वो चाहता भी अच्छा है, क्योंकि वो खुद जब वो इतना हाईली क्वालिफाइड है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जहाँ पे रहे, सराउंडिंग्स में रहे, अच्छे रोड्स हों, अच्छे स्कूल्स हों, अच्छे कॉलेजेस हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे वर्किंग्स हों, अच्छे मार्केट एरियाज़ हों, हर चीज़ बेस्ट चाहिए। तो ये सब क्या है? हायर एस्पायरेशन। यानी वो चाहेगा उनको गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे, प्राइवेट सेक्टर्स भी अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे, रेलवेज़ भी हो, अच्छे एयरपोर्ट्स भी अवेलेबल हो। तो ये सब हायर एस्पायरेशंस होते हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमें सराउंडिंग से, लाइफ से, गवर्नमेंट से। तो ये पॉसिबल होता है ओनली विद द हेल्प ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ बच्चों ये हमने पढ़ा था जब हमने मार्केट फेलिवर किया था। ये हमने SY में किया था, मार्केट क्यों फेल होता है, और जब गवर्नमेंट उस मार्केट को करेक्ट करती है तो हमने देखा था इसमें इम्पैक्ट आता है एक्सटर्नलिटीज़ का। अब जब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर हमने क्या कहा? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, यानी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट टू अ थर्ड पार्टी ड्यू टू ट्रांजैक्शन।
जो भी सर्विसेज, जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी नेटवर्क, जो भी फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट ने दी है, उसकी वजह से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ आपकी इकोनॉमी में दिखाई देती है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पॉजिटिव सराउंडिंग देता है बच्चों। अब देखो, अगर हमारी इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं कि अभी एजुकेशन काफ़ी अच्छी स्प्रेड हो गई है, हर जगह स्कूल्स कॉलेजेस की सर्विसेज, वो भी कंपलसरी, वो भी एट लो कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट जब मिलती हैं, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो आपने देखा है हर जगह साफ़ सफाई का कितना ध्यान दिया जाता है। और पढ़ा लिखा इंसान होगा तो उसकी आइडियोलॉजी, उसका सोच, उसका विजन वो चेंज होता है। वो जहाँ रहेगा हर चीज़ को वो नीट क्लीन रखने की कोशिश करेगा। जैसे आप देखते हो स्वच्छ भारत अभियान, बराबर बच्चों। अब स्वच्छ भारत अभियान में हम क्या देखते हैं, चारों तरफ एकदम साफ सफाई से हम रहते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरियाज हो, कहीं पे भी कचरा पसंद नहीं करते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी रहेगा ना, अगर वो अपनी पेंसिल को भी शार्प करेगा ना, तो वो कचरा जो है वो अपने पॉकेट में रखेगा, बाद में जाके वो डस्टबिन में फेंकेगा। मतलब ही नो कि हाउ आई हैव टू यूज़ द डस्टबिन, उसे कैसे यूज़ करना है। या इवन कॉलेज गोइंग्स जो रहते हैं, रैपर्स जब वो रखते हैं, यानी उन्होंने वेफर्स खाया या उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिया, तो क्या करते हैं, बॉटल अपने बैग के साइड में रखते हैं, रैपर को फोल्ड करके साइड में रखते हैं, जहाँ डस्टबिन देखेंगे वहाँ डालेंगे। नॉट ओनली दैट, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ये ध्यान देना। या सराउंडिंग में पीने का पानी है, उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए पानी है, क्योंकि एवरीबडी नो इट कि जल है तो कल है। क्योंकि वाटर जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वेल्थ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ लाती हैं। हम जहाँ रहते हैं साफ़ सफाई के हिसाब से, या हमने देखा एक बहुत ही अच्छा बदलाव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का हमें दिखाई दिया कि रूरल एरियाज़ में आप देखते हो कि वहाँ पे टॉयलेट करने के लिए वो लोग बाहर जाते हैं। लेकिन विद द जो हमने देखा कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान चला, उसमें हर एक एरियाज़ को ये अवेयरनेस आया। और ये अवेयरनेस किसने दिलाया, एजुकेशन ने दिलाया। और उसी एजुकेशन की वजह से उन्होंने इम्पोर्टेंस समझा कि ये चीज़ उनके घर के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी हर घर ने अपने घर में टॉयलेट बनाना कंपल्सरी फील किया। ये कैसे उनको वो फीलिंग आया, ये सोच कैसे बदली, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन आपके विजन को बदलता है, आपकी सोच को बदलता है। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का इम्पैक्ट है बच्चों, और ये आपको चारों तरफ दिखता है बच्चों। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं जो हमें दिखते हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या है बच्चों, ये है बेनिफिट इंजॉयड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो बेनिफिट एंजॉय करती है एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो भी हमारी इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी वजह से थर्ड पार्टी क्या करती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। यानी आजकल जो हमारी जनरेशन है वो अवेयर हो गई है कि मॉर्निंग में योगा करना है, मेडिटेशन करना है, वॉक करना है। इसके लिए आप देखते हो गार्डन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, और वहाँ पे भी वो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सोशल चेंज, जो मैंने अभी कहा। क्योंकि हमारी जो विजन है, सोचने का तरीका है, वो बदलता है हमारा एजुकेशन। जब हम एजुकेटेड होते हैं तो जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन को लेके जो हम लोग झगड़ा करते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो आप मोस्टली देखते हो, वो सब गायब हो जाते हैं। क्योंकि इससे आपका माइंड क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है, ब्रॉडर जो है वो आपकी सोच हो जाती है। तो सोशल चेंज जो है वो किसकी वजह से होती है, बेटर एजुकेशन की वजह से। देन आपके पास अगर अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, ये रिड्यूस करती हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन, देन रिड्यूस करती हैं सोशल प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट करती हैं सोशल यूनिटी एंड हार्मनी। ये सब पॉजिटिव चेंजेस आते हैं एक अच्छे एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से। ये बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि जब हम पढ़े लिखे हैं, जब हम देखते हैं पढ़े लिखे हैं, कहीं जॉब करते हैं, वी नेवर कंसिडर कि वो किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, किस कल्चर का है, किस रिलीजन का है, इसको कम पेमेंट देनी है, इसको हाई। नो, जो जितना टैलेंटेड है, जो जितना प्रोडक्टिव है, उसको उस हिसाब से इक्विटी के बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं। यानी इंक्लूसिव ग्रोथ को हम फोकस करते हैं बिकॉज ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारी इकोनॉमी में सोशल चेंज भी लाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी।
अब जब हम लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, अपने हेल्थ को फोकस करते हैं, तो बटर नेचुरल हमारी हेल्थ अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, तो प्रोडक्ट एफिशिएंसी भी हमारी ज़्यादा होगी। और पढ़ा लिखा इंसान अनस्किल्ड और अनटैलेंटेड अनएजुकेटेड से ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो इसके लिए प्रोडक्ट एफिशिएंसी बढ़ती है बिकॉज ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर फैसिलिटीज़ है आपके पास, वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली है, यानी अंडरग्राउंड आपकी गटर लाइंस आपको दी गई हैं, देन डिसीज़ कंट्रोल आपके प्रोग्राम्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, या फैमिली वेलफेयर सर्विसेज हैं, या प्रोविज़न ऑफ न्यूट्रिशियस फूड आपके पास अवेलेबल हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी में हेल्दी लाइफस्टाइल अवेलेबल है। ये सब चीज़ें आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करती हैं। देखो, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर है, प्लस आपका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा है, ओपन नहीं है, तो बटर नेचुरल हाइजीनिक एटमॉस्फेयर रहेगा। देन डिसीज़ कंट्रोल जो है, आप देखते हो हर एक सीज़न में हम देखते हैं कि पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से और कोशिश करते हैं कि कभी भी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी डिसीजेस बिकॉज ऑफ मॉस्किटोज़ एंड बैक्टीरियाज नया वायरल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, या हमारे फैमिली वेलफेयर सर्विसेज अगर वो प्रोवाइडेड हैं, बहुत से गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में इस तरह की सर्विसेज जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या न्यूट्रिशियस फूड अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये सब हमारी हेल्दी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और लाइफ हेल्दी तो हम काम ज़्यादा करेंगे, यानी प्रोडक्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके बच्चों, देन लास्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने फर्स्ट पॉइंट यही कहा था, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए तो क्या चाहिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में मदद कौन करता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि व्हेन वी आर एजुकेटेड, जब हम पढ़े लिखे हैं, जब हमारा हेल्थ काफ़ी अच्छा है, तो बटर नेचुरल एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा नहीं, वो कभी भी वेस्ट नहीं करेगा और यूज रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा। चाहे वो मनी हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे मेथड्स हो, वो चाहेगा मुझे मैक्सिमम रिटर्न उसमें से मिले। तो हमेशा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारा ह्यूमन पावर कितना कैपेबल है, कितना एफिशिएंट है, कितना टैलेंटेड है, कितना अच्छी तरह से वो उसको हैंडल कर सकता है। तो कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बेटर नॉलेज, और उसके पास कितना अच्छा नॉलेज है, कितना पढ़ा लिखा है और कितना स्किल और टैलेंटेड है, दैट इज़ स्किल इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीपल। तो इस तरह से हमारे इकोनॉमी में क्या होगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, आउटकम भी ज़्यादा होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो ये ऑल 8 पॉइंट्स हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है, हमारा HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो जाता है, काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाता है, हायर एस्पायरेशंस, काफ़ी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ जाती हैं, हम अपने काफ़ी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दैन जो हमारे पास चारों तरफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ वो दिखाई देती हैं। सोशल चेंज, सामाजिक में जो हम नज़रिया देखते हैं, एक विज़न देखते हैं, वो बदलते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि हमारे जो मेन प्राइम मिनिस्टर हैं हर जगह जब जाते हैं तो ये पॉजिटिव जो चेंज है, सोशल चेंज है, वो हमेशा एक स्लोगन यूज़ करते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके जब ये बोलते हैं, यानी वो सबको साथ लाना चाहते हैं। जब सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, सबका प्रयास यानी एफर्ट्स होगा, तो बटर नेचुरल हमको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा, यानी सक्सेस इज मस्ट। तो इसके लिए सोशल चेंज आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से, देन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ती है एंड वी कैन यूज़ द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मैक्सिमम लेवल। ओके बच्चों, तो ये था हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, जो आई होप सो आपने काफ़ी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझा होगा। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.